मैं अवदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 13वां इकाई जिसका नाम है आपका हाइड्रोकार्बन। हमने इस लेसन का बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुका है और आगे हम लोग जो है पढ़ाई करना है। हमारा कुछ बचा है, हमारा एल्कीन का जो आपका रासायनिक जो गुण है उसमें हम लोग देख रहे थे। इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोग जो है मार्कोनी-काप का नियम देखे थे, एंटी मार्कोनी-काप का नियम देखे थे। दोनों हमारा क्या किया था, कंप्लीट हो गया था। एंटी मार्कोनी-काप का जो नियम था उसको खरास प्रभाव भी बोलते हैं कि उसका स्पष्टीकरण हम लोग इससे पहले कर चुके थे, तो इसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका योगात्मक जो अभिक्रिया था उसमें हमने किया था हाइड्रोजन का योग, हैलोजन का योग, हैलोजन अम्ल का योग, 3 हम योग कर चुके थे। कुछ योग और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम चौथा नंबर अगर देखें तो यहाँ से हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का योग कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का योग, अम्ल का योग भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसके साथ, जो है हम लोग जो है एथीन के साथ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का योग करेंगे तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एल्कीन लेते हैं और एल्कीन में पहला सदस्य हमारा एथीन ही है, तो इसी का ज़्यादा यूज करते हैं। डबल बान है तो इन, आप जानते हैं, 2 कार्बन है तो एथ, ये हो जाता है एथीन। अगर इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, आपको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक तरीक़ा से तोड़ता है H+ आयन और HSO4- आयन। तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम तोड़ते हैं और फिर इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लो इस कार्बन के पास चला जाता है तो आपको पता है माइनस चार्ज हो जाता है और ये प्लस चार्ज हो जाता है। तो इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ और इसका जो माइनस है इसके प्लस के साथ जुड़ता है, तो एक हमारा यौगिक बनता है। कौन सा, अब ये कितना हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, क्योंकि CH2 पहले था। अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इधर क्या है हमारा CH2 है, तो ये हो जाएगा आपका CH2। चूँकि प्लस है तो माइनस आके जुड़ जाएगा तो HSO4, ये हमारा हो जाता है। C2H5 है, इतना को बोलते हैं थाइल और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन को बाई और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो ये क्या हो जाता है हमारा, एथिल बाई सल्फेट हो जाता है। इस एथिल बाई सल्फेट का हम क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन कराते हैं मतलब जल लेते हैं भाई हमारा, तो यहाँ से अगर जल अपघटन कर दें, क्या कर दें हम लोग, जल अपघटन कर दें, तो यहाँ से क्या होगा उसको हमको देखना है। तो ये होता है हमारा जल अपघटन, और जल अपघटन हम जैसे कराते हैं तो ये हमारा H2 जो O होता है ये टूटता है हमारा H+ आयन और OH क्या होता है आपका माइनस आयन। पुनः हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस में अगर हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है प्लस, ये हो जाता है आपका माइनस। तो इसका जो हमारा क्या होता है प्लस होता है, इसके माइनस के साथ आता है, तो फिर से क्या बन जाता है हमारा H2SO4 हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और OH क्या हो जाता है, प्लस के साथ जुड़ जाता है, तो CH3OH हमको क्या हो जाता है, एथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ये भी आपके बुक में दिया गया है, किसके साथ, हमारा सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसके साथ योग हम करा करके एथिल एल्कोहल क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और, ठीक। एक और होता है हमारा, वो होता है आपका एक हेलस अम्ल, हाइपोहेलस अम्ल के साथ योग होता है। ये हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 4th नंबर, ठीक है, नंबर कोर्स 4th नंबर। कौन सा है हमारा, ये 5th नंबर हो जाएगा आपका। कौन सा नंबर हो जाएगा भैया, 5th हो जाएगा। तो 5th नंबर में एक और है हाइपोहेलस अम्ल के साथ क्रिया, ये होता है हमारा हाइपोहेलस अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया। एक और हमारा दिया गया है, इसको बता देते हैं, हाइपोहेलस अम्ल के साथ योग होगा, क्योंकि हम योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो योग होगा। यहाँ से क्या होगा हमारा, ये योग। हाइपोहेलस अम्ल क्या होता है, तो इसको हम लोग दिखाते हैं HOX से हाइपोहेलस अम्ल को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये कैसे बनता है, जैसे हम क्या लेते हैं, H2O लेते हैं और इसको Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये किस में टूटेगा आपका, OH माइनस में और H क्या होता है हमारा प्लस में। तो ये हमारा जो क्या होता है, जो H2O होता है जो कि आपका टूट रहा है किस में भाई हमारा, ये हमारा टूट रहा है H+ आयन और OH क्या हो रहा है, माइनस आयन में टूट रहा है। तो क्लोरीन भी 2 भागों में टूटता है, प्लस और माइनस। तो एक यहाँ से क्या निकल जाता है आपका HCl निकल जाता है और फिर HO
ACl प्राप्त होता है। तो ये देखो X की जगह हम Cl रख सकते हैं। तो इस तरह से हैलोजन होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोहैलस अम्ल कहते हैं। तो हाइपोहैलस अम्ल के साथ अगर हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं किसका भाई, एल्कीन का, तो ये हमारा क्या हो जाता है HHH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाइपोहैलस अम्ल में मान हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं तो इसका नाम हो जाता है आपको हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल हो जाता है, क्लोरस ये होता है हमारा अम्ल। तो हाइपोक्लोरस अम्ल को जब एथिन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चला गया तो माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें ये टूट जाता है तो ये माइनस और ये क्या होता है प्लस। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है आपका माइनस से कौन आएगा, प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा H और ये हो जाता है Cl, और उसके बाद क्या हो जाता है आपका CHH, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका OH। एक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। नाम लिख सकते हैं 2-क्लोरो, क्योंकि हमारा दोनों में से अगर हम बात करें तो दोनों में से उच्च वरीयता किसका होता है, अल्कोहल का, तो हो जाता है 1-2। तो 2 में क्या हो जाएगा हमारा क्लोरो, अगर इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा 2-क्लोरो, इसका नाम क्या होगा आपका 2-क्लोरो, 2 में क्लोरो है हमारा, उसके बाद 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथ, और सिंगल बान है तो क्या हो जाएगा N, और 1 में क्या है ऑल, तो ये हो जाता है हमारा 2-क्लोरो एथेनॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम हाइपोहैलस अम्ल के साथ भी क्रिया करा सकते हैं। तो ये 5वां नंबर का आपका क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है ना। चलिए अब 6वां नंबर चलते हैं। ये दिया है हमारा 6वां नंबर, वो है ओजोन का योग। किसका योग करेंगे, ओजोन का, एडिशन ऑफ ओजोन दिया है। वैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन के 2 ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आप जानते हैं, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के 2 ऑक्साइड होते हैं। एक होता है हमारा O2 जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, और एक होता है O3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने ऑक्साइड होते हैं हमारे, 2 ऑक्साइड होते हैं। एक होता है हमारा ऑक्सीजन, एक होता है ऑक्सीजन, और एक होता है हमारा ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है हमारा O3, और ऑक्सीजन का सूत्र होता है आपका O2, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के हमारे 2 ऑक्साइड होते हैं। तो उन्हीं में से जो ओजोन है उनका हमको क्या करना है, योग कराना है। किसके साथ, एक एल्कीन के साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एल्कीन हमको दिया गया है, जैसे C, यहाँ पर आपका दिया है कि एल्कीन C डबल बॉन्ड C, इधर हम लोग क्या करते हैं, एक एल्कीन ले लेते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है R रख दो, यहाँ पर R रख दो, यहाँ पर भी R और यहाँ पर। ये फिलहाल अभी क्या है हमारा, एक एल्कीन है, एक क्या है हमारा एल्कीन है। अब इस एल्कीन के साथ हम किसके साथ योग कराएंगे, ओजोन के साथ योग कराएंगे भाई। ये होता है हमारा ओजोन है ना। और ये सब प्रक्रिया होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। ये हमारा क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पर देखो वीक बॉन्ड कौन सा होता है हमारा भाई, यहाँ पर कमज़ोर बॉन्ड कौन है हमारा, ये पाई है। तो यहीं से क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है और ओजोन जो होता है वहीं पर जाके जुड़ जाता है। तो ये कैसे जुड़ता है, ये C हो जाता है, इधर आपका O हो जाता है, नीचे आपका O हो जाता है, इधर आपका C हो जाएगा, नीचे आपका O हो जाता है। और ये तो दोनों आपस से जुड़ा ही है, R, ये हो जाता है R, और ये हो जाता है आपका R। तो ये देखो तीनों ऑक्सीजन इस पाई बंध को क्या करता है, जो कमज़ोर बंध होता है तोड़ता है, और ओजोन जाके वहाँ पर क्या हो जाता है आपका, जुड़ जाता है। इस प्रकार से देखो बैलेंसी क्लियर है सबका, है ना। कार्बन का हमारा 4 है तो 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 2 होता है 1 2, सब में बैलेंसी कम्प्लीट। इसको बोलते हैं ओजोनाइट, इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइट बोलते हैं। बट किससे बन रहा है हमारा, ये बन रहा है एल्कीन से। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम एल्कीन ओजोनाइट, क्योंकि अभी एल्कीन है, ये एल्कीन है, और एल्कीन के साथ ओजो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो एल्कीन ओजोनाइट हो जाता है। तो ये एल्कीन ओजोनाइट प्राप्त हो गया। अब इसको आगे हम क्या करते हैं, एक लेते हैं जिंक, और ये लेते हैं हम लोग H2O। तो इनके उपस्थिति में इसको आगे और हम क्या करते हैं, उधर जो है इसको प्रक्रिया कराते हैं। तो ये जो है आगे जो है प्रक्रिया से हमको क्या देता है, एक इस प्रकार से टूटता है, एक इस प्रकार से टूटता है, ठीक है। तो ये हो जाता है RCOR, इधर भी RCOR। तो ये हमारा क्या निकलता है, R, यहाँ से हम लोग कर देते हैं, एक देखो R दिख रहा है हमारा, R हो गया, फिर C डबल वन O हो गया, ये देखो R, फिर C डबल वन O है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, और ये हमारा क्या हो जाता है R। चूँकि इधर भी दिख रहा है RCOR, तो ये 2 बार निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोन बोलते हैं। अब एक ऑक्सीजन बच गया, उसको आप चाहेंगे तो जिंक के साथ निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, H2O के साथ निकाल सकते हैं। तो अगर हम जिंक के साथ निकालते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ZNO जिंक ऑक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कौन सा ऑक्साइड में हमारा, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है यहाँ से। तो ये हमारा होता है जिंक ऑक्साइड मिल गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन के साथ क्या कहते हैं, योग कहते हैं। अब इसको आप बहुत सारे रिएक्शन बना के लिख सकते हैं। जैसे आर की जगह आप H रख सकते हैं, दोनों चारों आर की जगह H रखेंगे तो फार्मेल्डिहाइड बनेगा। अगर एक जो है 2 आर की जगह हम लोग CH3 रख दें और 2 आर की जगह क्या रख दें, HH रख दें, तो उस स्थिति में आपका एसिटिल्डिहाइड बनेगा। अगर इन सब आर की जगह हम क्या करते हैं, हम लोग जो है CH3 रख देते हैं तो कीटोन बनेगा। तो आप आर का मान चेंज कर करके कई ठो क्या कर सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं। बहुत सारा रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसके साथ योग हो गया भाई, हमारा ओजोन के साथ योग हो गया। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है ना, नेक्स्ट ईयर भी आपका काम आएगा। ये आपका और कई रिएक्शन बना सकते हैं ना, बट हम एक आपको बता रहे हैं। उसके बाद दिया है डाइबोरेन का योग, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोबोरोनीकरण। हाइड्रोबोरोनीकरण भी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे अपने 12th क्लास में। डाइबोरेन का योग दिया है। डाइबोरेन का फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा B2 और ये होता है हमारा H6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डाइबोरेन कहते हैं, क्योंकि आप इससे पहले भी क्या कर चुके हो, डाइबोरेन के बारे में पढ़ चुके हो। तो डाइबोरेन को क्या बोलते हैं हम लोग, जो है B2H6 से इसको कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसका योग कराएंगे डाइबोरेन का। तो एल्किन के साथ जब करते हैं तो एक हमारा यहाँ पर असम्मित एल्किन लेते हैं, है ना, या तो आप डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं। ये हो गया R, ये होता है हमारा CH, डबल बॉन्ड क्या होता है हमारा CH2। ये हमारा क्या दिया है, केल्किन दिया है। इसकी मात्रा हम लोग 2 ले लेते हैं, है ना, 2 नहीं 3 बार ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हम लोग कितना बार लेते हैं, 3 बार। और उसके बाद इसको हम लोग क्रिया कराते हैं B2 और हमारा क्या होता है H6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइबोरेन कहा जाता है। और इसका नाम क्या है हमारा, एल्किन है, एल का हो गया, और ये क्या है हमारा, इन है। तो इनके साथ योग कराते हैं तो इसको हम लोग प्लस माइनस मान लेते हैं भाई। प्लस माइनस मान लेंगे तो आसान होगा हमारा। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये हम लोग इसको खींच देते हैं इस साइड, तो ये क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है, और ये कितना हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। अब बोरान को मान लेते हैं माइनस, हाइड्रोजन को मान लेते हैं प्लस। तो प्लस किसके साथ जुड़ेगा हमारा, ये जो है आपका जुड़ जाएगा इसके साथ। तो टोटल हमारा 6 है। तो इधर आके जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है आपका, उल्टा हो जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, कितना में बन जाएगा, तो यहाँ से हम लोग करते हैं R, ये हो जाता है आपका CH डबल बॉन्ड, ये कितना हो जाता है आपका CH2। और यहाँ से हम लोग कर देते हैं टोटल, ये हो जाता है 3, ठीक है, सामने में 2 लगा देते हैं, और ये कितना हो जाता है आपका बोरान। ये 3 दूनी कितना हो गया आपका 6। यहाँ से आपको क्या करता है, बैलेंस कर लेता है। तो टोटल 6 आ रहा है, मतलब यहाँ से हम लोग कितना कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। कितना करते हैं यहाँ पर, 6 कर देते हैं। तो इतना में आपका बैलेंस हो जाता है, मतलब 3 दूनी 6 है हमारा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन इसके साथ आके इस प्रकार के जुड़ करके क्या बनाता है हमारा, ये जो है इसको सिंगल बांड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल बांड। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका यौगिक प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं बोरान के ट्राईएल्किल, या ट्राईएल्किल बोरान इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, या इसी को ट्राईएल्किल बोरेन कहा जाता है। तो इसमें इतना ही करते हैं और ज़्यादा नहीं है। आगे है नाइट्रिक अम्ल का योग। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है आपको पता है, नाइट्रिक अम्ल किसको बोलते हैं भाई, HNO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ये हमारा HNO3 जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है। किसके साथ क्रिया कराएंगे, एल्कीन के साथ। तो ये हमारा ले लेते हैं हम लोग इस तरीक़ा से H, और इधर आपका हो जाएगा H, ये हो गया H, है ना, ये पढ़ते आ रहे हैं। एथीन होता है। अब इस एथीन को हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 होता है। ये टूटेगा तो किस में, OH माइनस में, और NO2 प्लस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब यहाँ से आप खींच दो इलेक्ट्रॉन, फिर आपका काम चल जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरफ चला गया तो कौन सा चार्ज है, माइनस, और ये हो जाता है प्लस। तो यहाँ से आप करेंगे इसका माइनस इसके प्लस के साथ, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस वाला है तो कौन जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा CH, और ये हो जाता है H, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका OH। तो इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है कि यौगिक प्राप्त हो जाता है। इसके माइनस के साथ इसके प्लस वाला भाग को, इसके प्लस के साथ इसके माइनस वाला भाग को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उस स्थिति में आपका क्या बचता है,
ये देखो इसमें हमारा 1 और ये हमारा 2 है, या तो इसको आप क्या कर सकते हैं आर्थो और बीटा भी बोल सकते हैं आप चाहेंगे तो। आपको पता है कि जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है उसको आर्थो बोलते हैं, फिर उसको बीटा बोलते हैं। तो बीटा नंबर में क्या है आपको देख रहे हो, बीटा में हमारा नाइट्रो है, बीटा में क्या है हमारा नाइट्रो है, और ये हमारा क्या है 2 कार्बन है, मतलब एथ हो जाएगा, YL आ जाता है तो एथिल अल्कोहल हो जाता है। या तो आप क्या कर सकते हैं इसको एथिल अल्कोहल कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाता है बीटा नाइट्रो एथिल अल्कोहल। नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं 1,2,2 नाइट्रो एथेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या हो गया आपका योग हो गया। तो ये सब हमारा कौन सा अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग, योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। इतना में योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है आपका समाप्त होता है। बहुत सारे योगात्मक अभिक्रिया देखे हैं जिनमें से आपको कोई क्वेश्चन कर सकता है, किसी से क्वेश्चन कर सकता है। आगे हमारा होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं। तो एल्किल में ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो हम लोग देखेंगे। वैसे ऑक्सीडेशन मतलब होता है आपका दहन होता है, जलना होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। और वायु की उपस्थिति में ही अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ चलता है। खास करके कार्बनिक यौगिक जो है जलने के पश्चात आपको कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है, पानी देता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, जब भी क्या होता है हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है पूर्ण रूप से जब जल जाता है तो हमको क्या देता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है, अगर वो सामान्य स्थिति में जले तो। अगर उसमें कोई उत्प्रेरक हो जाता है तो फिर वो दूसरा यौगिक भी दे सकता है भाई, ठीक। तो चलिए हम लोग एल्कीन के पास चलते हैं, फिर से हम लोग इसी को लेंगे। आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बैलेंस करने की बस आपको ज़रूरत है, नहीं तो इसी को आप काम चला सकते हैं। ये हमारा एल्कीन है। जब इसको हम क्या करते हैं जलाते हैं, तो जलाते हैं तो आपको पता है क्या निकलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलता है हमारा H2O निकलता है। बस बैलेंस करने की ज़रूरत है हमारा। इधर देखो 2 कार्बन है तो इधर हम लोग 2 कार्बन लगा देते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 लगा देते हैं, क्योंकि 2 2 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन थोड़ा सा हो गया, 2 2 4 और 4 2 6, तो यह 3 दूनी 6। तो यहाँ से आपका हो गया कि एथीन को हमने क्या किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नाम लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। और क्या निकलता है हमारा H2O जिसे पानी बोलते हैं, और बहुत सारी क्या निकलती है यहाँ से ऊष्मा क्या होती है आपकी बाहर निकलती है, अर्थात ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो ये होता है हमारा ऑक्सीकरण, ठीक है। आगे हमारा ये है कि ऑक्सीकारकों के द्वारा भी क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है भाई, ऐसे पदार्थ जो दूसरों को क्या कर दे ऑक्सीकृत कर दे और स्वयं क्या हो जाए अपचयित हो जाए, वो क्या कहलाता है हमारा ऑक्सीकारक कहलाता है। और यहाँ पर कुछ ऑक्सीकारक जैसे दिया है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 को क्या बोलते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट का 1% क्षारीय विलयन ले लें, 1% क्षारीय विलयन ले लें तो उसको बेयर रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ये दिखा है हमारा 1% क्षारीय KMnO4 होता है, उसका जो विलयन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेयर अभिकर्मक कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है बेयर अभिकर्मक क्या होता है, तो बेयर अभिकर्मक क्या होता है तो बता देना भाई कि 1% जो क्षारीय KMnO4 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेयर रिएजेंट कहा जाता है। और इसके द्वारा जब एल्कीन का क्या किया जाता है 25 से 30 डिग्री ताप पर क्या किया जाता है आपका ऑक्सीकरण किया जाता है, तो यहाँ से क्या होता है आपका डाईहाइड्रोक्सी यौगिक है ना, एल्केन डाईऑल क्या होता है आपका प्राप्त होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग कर रहे हैं कैसा है। तो चलते हैं किसके पास एल्कीन के पास। तो ये हमारा क्या होता है H और ये हो जाता है H, डबल बॉन्ड क्या होता है हमारा C, और ये हम लोग लिख सकते हैं C, इधर हो जाता है आपका H और ये हो जाता है आपका H। ये हमने क्या कर दिया H क्या कर दिया हमने लिख दिया। अब जानते हो इसका नाम क्या है एथीन है ना, एथीन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीडेशन कराएंगे भाई। साथ में हम लोग क्या करते हैं हम लोग वाटर भी ले लेते हैं है ना, साथ में क्या लेते हैं हम लोग पानी भी लेते हैं, तो जाके इसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हमारा होता है नवजात ऑक्सीजन हो गया। और एक ले लेते हैं हम लोग H2O, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं 1% KMnO4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग जो है बेयर अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेयर अभिकर्मक। तो ये हमारा कितना परसेंट हो गया भाई 1% KMnO4 क्या बोला जाता है इसको बेयर रिएजेंट, ठीक है रिएजेंट कहते हैं। तो इनके उपस्थिति में होता है। तो देखो टोटल ऑक्सीजन कितना है हमारा यहाँ पर
एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है, तो इस स्थिति में कितना OH बन जाता है, 2H हो जाता है। तो एक OH क्या हो जाता है हमारा, इसको प्राप्त हो जाता है, एक OH को इसको प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या बनेगा आपका, ये हो जाता है H, इधर आपका क्या हो जाता है H, और ये क्या हो जाता है H, और यहाँ पर क्या बचा OH, और यहाँ पर क्या बचा आपका OH। इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथाइलिन क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकॉल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको भाई, ग्लाइकॉल कहते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो जब एथीन का 1% क्षारीय KMnO4 अर्थात बेयर अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। ये OH कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, क्योंकि ये देखो दो ऑक्सीजन ये है और दो हाइड्रोजन है, तो उन दोनों को हम मिला के क्या कर देते हैं, 2H क्या कर देते हैं, बना देते हैं। कौन कौन से, दो ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन को दो एक हाइड्रोजन मार दिए तो 2H हो गया, और ये दोनों आकर के एक एक कार्बन से जुड़ जाता है। IPC नाम में इसी का अगर आप नाम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 2, और 2 बार है तो डाई, और OL है तो ऑल, तो 1 2 डाई ऑल। सामने में क्या हो जाएगा, सिंगल बान है तो क्या हो जाएगा आपका N हो जाता है हमारा, सिंगल बान है तो N, और 2 कार्बन है तो H, तो नाम क्या हो जाता है एथेन 1 2 डाईऑल प्राप्त हो जाता है। कहाँ से, ऑक्सीडेशन से। तो इसको भी आपको क्या करना है, यूज करना है। और ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, इसका उपयोग जो है गाड़ी का जो रेडिएटर होता है 4 पहिया का, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह रेडिएटर के टेम्परेचर को क्या करता है, कम कर देता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो हम लोग दूसरा पढ़ लिए। अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब नाम से स्पष्ट है, कैसे अभिक्रिया जो होता है उसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को अन्य परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसका जगह स्वयं ले लेता है और अभिक्रिया देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिया गया है, हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन दिया गया है। यहाँ पर किसके द्वारा, हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन दिया गया है। तो मेरे पास एक हैलोजन दिया है, ये हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन दिया है, तो ये CH3 हो गया। फिर हमारा क्या होता है, ये हमारा CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है इसका नाम, प्रोपीन है। अब ये जो प्रोपीन है, इसको हम क्या करते हैं, हैलोजन के साथ जब क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो 2 हैलोजन है हमारा, अब क्लोरीन 2 बार है हमारा, कितना बार है हमारा, 2 बार है। तो ये जो क्लोरीन होता है Cl और Cl, तो इसमें से हमारा एक क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और वहाँ जगह स्वयं क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पर जो CH3 था, उसमें से एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दिया, एक क्लोरीन आया और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बनेगा यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 ही बनता है। अब वो जो हाइड्रोजन निकला है वो, और यहाँ एक Cl बचा है वो, ये हमारा HCl के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो 3 नंबर में क्या है हमारा, क्लोरो है, तो 3 क्या हो जाएगा, क्लोरो। उसके बाद जो है टोटल कितने कार्बन है, 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और ये हो जाएगा 1 इन बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं इसको, 1 इन बोल सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर में क्या है हमारा, इन है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं उसको, 1 इन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, ये यौगिक है और इस यौगिक को हम लोग किसी अणु के साथ क्रिया कराते हैं, तो उसमें से जो अणु आता है और यौगिक में से हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करके वहाँ पर स्वयं जुड़ जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाता है, आपका एक यौगिक जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया हमारे एक और अभिक्रिया। चौथा, समवयीकरण, आइसोमेरिजेशन। समवयीकरण मतलब क्या होता है भाई, एक समवयी से दूसरे समवयी में क्या होना, परिवर्तन होना ही समवयीकरण कहलाता है। जैसे दिया है, एक समवयी यौगिक का दूसरे समवयी यौगिक में क्या होना, परिवर्तन होना, समवयीकरण कहलाता है। और समवयीकरण जो प्रक्रिया होता है आप जानते हैं किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें तो ये CH3, ये दिया है आपका CH2, और यहाँ पर दिया है आपका CH डबल बॉन्ड क्या दिया है, CH2, ये आपका दिया गया है। अगर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी एल्युमिनियम सल्फेट दिया है Al2SO4, और ये 3 दिया है, कुछ टेम्परेचर दिया है हमारा जैसे 500 डिग्री, इस स्थिति में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, CH3, और ये हो जाता है आपका C, यहाँ पर कर देते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होता है हमारा, ब्यूट
है ना, 1 इन हो जाएगा, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देते हैं 1 और ये हो जाता है आपका इन, तो ब्यूट 1 इन हो गया। इसमें करेंगे तो 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 इन अभी भी है, 1 इन अभी भी है। बाकी यहाँ पर कितना है हमारा प्रोप है, तो प्रोप 1 इन हो गया, बट सामने में क्या छूट रहा है 3 मेथिल छूट रहा है, तो 3 मेथिल ये हमारा क्या हो जाता है हमारा प्रोप 1 इन। या तो इसको हम लोग ब्यूटीन बोलते हैं, उसको आइसोब्यूटीन बोल सकते हैं, तो भी ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो उसी को करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, सामान्य नाम में अगर देखें तो ब्यूटीन है, ब्यूट हो गया, और ये हो गया हमारा इन ब्यूटीन है, और इसका नाम क्या होता है हमारा आइसोब्यूटीन है, इसका नाम क्या है आइसोब्यूटीन है। तो आप देख रहे हैं एक हमारा श्रृंखला वाला है और एक हमारा ब्रांच वाला है, तो दोनों में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, बट अणुसूत्र दोनों का समान है, तो ये आपका क्या कहलाता है समूहीकरण कहलाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको क्या करना है ध्यान में रखना है भाई। आगे है बहुलीकरण। बहुलीकरण मतलब क्या होता है भाई, सिंपल चीज़ है बहुलीकरण, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अब नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेंगे बहुलीकरण को। बहुलीकरण रियल में एक प्रक्रिया है जिसे हम पॉलीमेराइजेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। बहुलीकरण क्या होता है भाई, प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बहुत सारे सरल अणु आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, और एक बृहद अणु का या एक उच्च अणु भार का एक बृहद अणु का जब क्या करते हैं निर्माण करते हैं, तो जो बना हुआ बृहद अणु होता है वो बहुलक कहलाता है, और ये जो प्रक्रिया होता है वही क्या कहलाता है आपका बहुलीकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है जैसे एक लड्डू बनता है, तो लड्डू किससे बनता है, बूंदी से बनता है, हर बहुत सारे बूंदी को आपस में चिपका के क्या किया जाता है लड्डू बनाया जाता है, ठीक है। तो जो बूंदी है ना वो सरल अणु हो गया, बूंदी जो है क्या है वो सरल अणु है, और ऐसे बहुत सारे सरल अणु से मिलकर क्या बनता है एक जटिल अणु, अर्थात लड्डू का क्या होता है निर्माण होता है। तो लड्डू एक क्या है जटिल अणु है, जिसका अणु भार भी क्या है ज़्यादा है, उसका भार भी क्या है ज़्यादा है। तो जो आपका लड्डू होगा वो क्या कहलाएगा बहुलक कहलाएगा, और जो बूंदी है वो क्या कहलाएगा हमारा सरल अणु कहलाएगा। तो और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा आपका बहुलीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलीकरण लिख सकते हैं कि जब बहुत सारे छोटे छोटे सरल अणु या बहुत सारे सरल अणु जब आपस में क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं, और मिल करके एक उच्च अणु भार के जब एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं, तो बना वो जटिल अणु जो होता है वो बहुलक कहलाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका बहुलीकरण कहलाता है। और जो सरल अणु होता है ना उसको एकलक के नाम से जाना जाता है, क्या नाम से एकलक कहते हैं। जैसे बहुत सारा जो सरल अणु होता है आपका, ये हमारा क्या हो गया बहुत सारे सरल अणु हो गया, ये जो सरल अणु होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर मतलब क्या होता है एकलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एकलक। तो बहुत सारा एकलक जब आपस में क्या हो जाएगा मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे सरल अणु आपस में क्या हो जाएगा मिल जाएगा, और मिल करके एक जब बड़ा अणु का निर्माण करेगा बृहद अणु का निर्माण करेगा, तो वही क्या कहलाता है हमारा पॉलीमर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा पॉलीमर, या क्या कहलाता है हमारा बहुलक कहलाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बहुलीकरण कहते हैं। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि बहुत सारे एकलक के मिलने से जब क्या बने बहुलक बने, तो उसे हम क्या बोलते हैं बहुलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे भी आप परिभाषा दे सकते हैं कि एक से अधिक एकलक मिल करके जब क्या बनाता है बहुलक का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बहुलीकरण कहते हैं। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं परिभाषा दे सकते हैं। नहीं तो ये भी बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक है ना, जब दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में क्या करते हैं मिलते हैं, और मिल करके जब एक बृहद अणु का एक उच्च अणु भार के अणु का जब क्या करते हैं निर्माण करते हैं, तो बना अणु क्या कहलाता है आपका बहुलक कहलाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका बहुलीकरण कहलाता है। तो मेरे ख्याल से बहुलीकरण आपको समझ में आ गया होगा, और आगे आपको ये जो है 12th क्लास में भी मुलाकात होगा, तो आप उसको क्या करना है वहाँ से अच्छा से टेकल करना है। वही लिखा है बहुलीकरण में क्या होता है कि यौगिक के बड़े अणु का निर्माण रहते हैं, तो ये बहुलक कहलाता है। तो जब सरल अणु जो होता है वो हमारा क्या होता है मोनोमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रोटीन रबर नायलॉन। तो इसको मैं लिख देता हूँ अपने हिसाब से, फिर आप जो है या ये लिया है ना, तो यहाँ पर मैं बहुलक को अपने हिसाब से बढ़िया से क्या कर देते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है कैसा है उसको। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं बहुलीकरण, पहले क्या लिख देते हैं बहुलीकरण, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ जब दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में
मिलकर आपस में मिलकर एक उच्च अणु भार के जटिल अणु का निर्माण करता है तो यह जटिल अणु बहुलक कहलाता है। तो यह जटिल अणु बहुलक कहलाता है। तथा यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बहुलीकरण को क्या कर सकते हैं, बताया जा सकता है। ये हो गया हमारा कौन सा भाई, हमारा बहुलीकरण। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और मिल करके क्या करते हैं, उच्च अणु भार के क्या करते हैं, जटिल अणु का जब क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो यह क्या कहलाता है, आपका जो बना जटिल अणु होता है वो बहुलक कहलाता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका बहुलीकरण कहलाता है, बहुलीकरण कहते हैं। तो ये तो बहुलीकरण हो गया। या तो आप लिख सकते हैं अथवा करके, है ना, अथवा करके लिख सकते हैं कि जब एक से अधिक एकलक एक लक आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करता है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुलीकरण कहते हैं। ये छोटा सा आप इसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जो सरल अणु होता है वही क्या होता है, हमारा एकलक होता है, और बृहद अणु क्या होता है, बहुलक होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एथिलीन का ही लेते हैं। ये C और ये हो जाता है हमारा डबल बॉन्ड, और ये हो जाता है आपका H और H। इसका नाम क्या होता है, हमारा एथिलीन बोलते हैं ना, एथाइलिन बोलते हैं, या एथीन भी कहा जाता है। तो जब एथीन के बहुत सारे अणु क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुलीकरण करा देते हैं, बहुलीकरण लिख देता हूँ। तो जब एथीन के बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं ना, तो ये हो जाता है CH2। अब बहुत सारे अणु जब आपस में क्या करते जाएंगे, मिलते जाएंगे, तो ये हम लोग लंबा ना लिख करके यहाँ पर क्या लगा देते हैं, N लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे अणु जब आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। अब ऐसे एक एथीन हो गया, वैसे दूसरा एथीन इसी के साथ मिलेगा, तीसरा एथीन इसी के साथ मिलेगा, चौथा एथीन भी इसी के साथ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एथीन जब क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जो बहुत सारे जब मिलते हैं ना, तो वहाँ पर जो है वो क्या हो जाता है, ये हमारा क्या था, एथिलीन था, ये हमारा क्या था, एथिलीन। और जब बहुत सारा मिल जाता है तो क्या होता है, वो पॉलीएथिलीन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है भाई, हमारा मेनी होता है। पॉली का मतलब क्या होता है, हमारा मेनी। तो ये हो जाता है हमारा पॉलीमर लिखूं तो पॉली का मतलब क्या होता है, हमारा मैनी। मैनी मतलब क्या होता है, एक से अधिक, और मर मतलब होता है पार्ट्स। क्या होता है, हमारा पार्ट्स। तो यहाँ पर देखो एथिलीन के जब क्या हो जाता है, बहुत सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, या एथिलीन के बहुत सारे भाग मिल जाते हैं, तो वो सामने में क्या आ जाता है, पॉली आ जाता है। क्योंकि पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, इसलिए क्या लिखा जाता है, यहाँ पर पॉलीथीन लिखा जाता है। तो एथिलीन के बहुत सारे भाग मिल जाए तो सामने में क्या लगा देते हैं, पॉली लगा देते हैं, तो पॉलीएथिलीन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो ये परिभाषा देना और एक एग्जाम्पल देना, इसी को यहाँ पर दिया गया है। देखो एथीन का बहुलीकरण ही दिया गया है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसी चीज़ को अभी जो किए हैं उसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, H और ये क्या आ जाएगा, H और H। इसको एथिलीन भी बोलते हैं, एथीन भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी क्या लिखना चाहते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कुछ टेम्परेचर दिया गया है, जैसे 473 केल्विन ताप से लेकर के 73 केल्विन ताप दिया है ना। उच्च दाब दिया है हमारा लगभग 1500
ATM दिया है एटमॉस्फेयर, तो इसका जब बहुत सारा मात्रा लेंगे तो इधर आपका होगा, ये हो जाएगा आपका CH2, सिंगल बॉन्ड होते जाता है ना भाई, क्योंकि जब एक हमारा एथिन को जब दूसरे एथिन के साथ जोड़ोगे ना तो वो सिंगल बॉन्ड ही होगा। जैसे मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, जैसे ये इधर हम एच कर दिए, इधर एच कर दिए, इधर हमने क्या कर दिया एच और इधर एच। जब ये दूसरा हमारा एथिन के साथ जुड़ेगा तो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा CH और इधर क्या हो जाएगा CH, मतलब उनका बैलेंसी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जब एक से अधिक एथिन दिखाता है ना तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, उसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए उसको ज़्यादा ना लिख के इस प्रकार से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं हम लोग, उधर जुड़ा है समझो, और इसलिए क्या लगा देते हैं यहाँ पर N। तो नाम क्या होता है, इसका नाम ए होता है थाइलिन, और सामने में बहुत सारा पार्ट जुड़ जाता है, क्या वर्ड जोड़ते हैं, पॉली, तो नाम क्या हो जाता है पॉलीएथाइलिन या पॉलीथीन भी कहा जाता है। तो ये हो गया एथिन का बहुलीकरण। अब हम देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका मान बहुत अधिक होता है, 600 से 1000 तक होता है बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी अणुओं की जो संख्या है वो। पॉलीथीन उद्योगों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता है भाई, उद्योगों में इसलिए महत्वपूर्ण है पॉलीथीन का क्योंकि इससे हम लोग खिलौना बनाते हैं, बॉटल बनाते हैं, ये यूज है उसका, क्या है हमारा यूज है, किसका उपयोग है, हमारा पॉलीथीन का उपयोग है खिलौना बनाने में, बॉटल बनाने में, विद्युत सामग्री बनाने में, प्लास्टिक बैग बनाने में, रेफ्रिजरेटर डिश बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, टीवी की कैबिनेट बनाते हैं, ये सब चीज़ बनाने में क्या किया जाता है, ये जो एथिलीन है इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक होता है हमारा प्रोपीन का बहुलीकरण, तो प्रोपीन के बहुलीकरण में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, CH3, और ये क्या हो जाता है आपका CH डबल बॉन्ड क्या हो जाता है CH2, नाम क्या होता है हमारा प्रोपिलीन, है ना, या तो प्रोपीन भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया प्रोपीन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी बहुत सारा क्या लेंगे, मात्रा लेंगे, किसकी उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर बोल रहा है, हाई टेम्परेचर हम रखेंगे भाई, हाई टेम्परेचर रख दिए, साथ ही हम लोग क्या करेंगे, हाई प्रेशर भी रखेंगे, हाई प्रेशर रख दिए, बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, मतलब C6H5CO कोष्ठक 1 2, और ये हमारा O हो जाता है। इसकी उपस्थिति में करते हैं, कुछ नहीं करना है, CH3 को, लेकिन नीचे आ जाएगा ना क्योंकि हमारा इसका बॉन्ड कंप्लीट होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, CH, ये हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हमको क्या करना है, लंबा कर देना है क्योंकि वो जुड़ते जाएगा। तो इसका नाम पहले क्या था हमारा प्रोपीन था, तो सामने में क्या लगा दो, पॉली लगा दो, तो नाम क्या हो जाता है पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपिलीन कहा जाता है। प्राप्त क्या हो जाता है हमको, इस तरीक़े से ये होगी प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोपीन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें एथीन और प्रोपीन का बहुलीकरण से क्या बनता है हमारा, पॉलीथीन बनता है, और क्या बनता है, पॉलीप्रोपीन बनता है ना। तो इसके लिए एक जिगलर-नाटा उत्प्रेरक का क्या किया जाता है, उपयोग जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया सामान्य ताप पर और सामान्य दाब पर होती है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, जब यहाँ पर जिगलर-नाटा उत्प्रेरक करेंगे उपयोग में तो ये प्रक्रिया जो है सामान्य ताप पर सामान्य दाब पर हो जाती है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टाइटेनियम क्लोराइड, और साथ में होता है आपका एल्युमिनियम, है ना, C2H5, है ना, ट्राई एथिल एल्युमिनियम बोल सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक बोलते हैं। जिगलर-नाटा क्या बोलते हैं, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जिगलर-नाटा उत्प्रेरक का सूत्र लिखिए बोल के, ये जैसे दिया है आपका टाइटेनियम क्लोराइड, है ना, और ये हमारा होता है एल्युमिनियम ट्राईएथिल या ट्राईएथिल एल्युमिनियम, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। तो इनके उपस्थिति में अगर हम क्या करते हैं, एथीन और प्रोपीन से जब हम क्या बनाते हैं, पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन बनाते हैं, तो उसके लिए सामान्य ताप और सामान्य दाब में ही प्रक्रिया हो जाता है, किनकी उपस्थिति में, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, पॉलीप्रोपीन होता है, उसका उपयोग किस में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कठोर होता है तो कठोर बहुलक होता है, इसलिए इसका उपयोग दूध रखने के जो क्रेड होते हैं जिसमें दूध रखा जाता है उसको बनाने में प्रयोग करते हैं। तो उपयोग आपको याद रखना है ना। उसके अलावा प्लास्टिक के बाल्टियाँ बनाने में, सीट कवर बनाने में, रस्सियाँ आदि बनाने में क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो जनरली जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है तो उपयोग को भी ध्यान में क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, उपयोग को भी ना, तो जाके अच्छा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर भी आप इसी टाइप के ही पढ़ेंगे,
चलिए थर्ड नंबर इसमें दिया है हमारा विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? फिलहाल तो विनाइल मतलब होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, विनाइल क्या होता है? तो CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं हम लोग? विनाइल कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से Cl कर दूँ तो CH2 डबल बॉन्ड जो होता है और CH होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, है ना। वाइनिल भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर विनाइल दिया है तो मैं लिख देता हूँ विनाइल और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाता है हमारा? विनाइल क्लोराइड। अब इसका बहुत सारे मात्रा लेंगे, आपका बहुलीकरण मतलब बहुत सारा मात्रा आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बहुलीकरण। बहुलीकरण अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा मात्रा लेंगे तो जोड़ना भर है, हमको कुछ थोड़ी करना है। CH2 CH यहाँ पर क्या करेंगे Cl और इधर आपका इस तरीके से और क्या लगा देंगे N। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विनाइल। विनाइल क्लोराइड तो अभी भी है हमारा, विनाइल क्लोराइड अभी भी है। सामने में क्या जुड़ जाएगा? पॉली जुड़ जाएगा। तो नाम क्या हो जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाता है। तो P पॉली को किससे दर्शाते हैं? P से। विनाइल को दर्शाते हैं V से और क्लोराइड को दर्शाते हैं C से। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PVC भी बोलते हैं या पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। तो बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। आगे हमारा दिया है हमारा विनाइल बेंजीन का बहुलीकरण से। विनाइल जो हमारा क्या होता है? हमारा बेंजीन होता है। इसका बहुलीकरण कैसा होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो विनाइल तो यही होगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या होता है? CH। अब यहाँ पर क्या लिख दो? C6H5। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल बेंजीन। विनाइल क्या बोलते हैं इसका नाम? बेंजीन बोलते हैं। तो ये विनाइल बेंजीन हो गया। अब इस विनाइल बेंजीन का हम बहुत सारा मात्रा लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे? बहुलीकरण कराएंगे। बहुलीकरण कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH। इस प्रकार से इसको हम लोग लंबा कर दिए C6H5 कोष्टक बंद और ये हो जाता है N। तो ये हो जाएगा विनाइल बेंजीन होगा, ये विनाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या लिख देता हूँ मैं? विनाइल। विनाइल और ये क्या हो जाता है हमारा? बेंजीन। तो विनाइल बेंजीन और सामने में क्या जोड़ दूंगा? पॉली। तो नाम क्या हो जाता है आपका? पॉलीविनाइल बेंजीन। इसे पॉलीस्टाइन भी बोलते हैं या स्टायरिन भी बोलते हैं, स्टायरिन भी कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे। तो विनाइल बेंजीन से क्या बन गया हमारा? पॉलीविनाइल बेंजीन। तो सब सरल है ना। इसको आपको देखना है। PVC का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, याद रखेंगे। PVC को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे हमारा आइसोप्रीन का बहुलीकरण। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक होता है भाई। ये हमारा आइसोप्रीन क्या होता है? हमारा एक प्राकृतिक बहुलक होता है। तो इसका हमारा सामान्य देखें एग्जाम्पल में तो क्या होगा इसमें? ये होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड C, इधर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोप्रीन। इसका नाम क्या होता है हमारा? आइसोप्रीन होता है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा जब मात्रा ले लेते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं? बहुलीकरण कहलाते हैं। जब इसका क्या करते हैं हम लोग? बहुलीकरण कराते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? CH2 C, है ना, ये हो जाता है C। ऊपर में हम लोग क्या कर देते हैं? CH3 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या हो जाता है? हमारा एक यौगिक क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो इसका नाम क्या होता है हमारा? आइसोप्रीन लिखते हैं, आइसोप्रीन। तो सामने में क्या जुड़ जाएगा? पॉली। तो ये हो जाता है आपका पॉली आइसोप्रीन आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से छोटा छोटा आपका क्या दिया गया है? हमारा ये जो है प्रक्रिया दिया गया है। तो इसको आपको देखना है। यहाँ पर पॉली आइसोप्रीन तो हो गया हमारा, ये तो हम लोग देख लिए। एक प्राकृतिक क्या होता है हमारा? रबर होता है। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलीकरण। टेट्राफ्लोरो क्या होता है हमारा? 4। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का मतलब होता है, ये हो जाता है हमारा एथिलीन, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? 4 फ्लोरीन क्या करते हैं? यहाँ से जोड़ देते हैं। मतलब पहले 4 हाइड्रोजन लिखते थे, यहाँ पर क्या करना है? 4 फ्लोरीन लिखेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रा। फ्लोरीन है तो क्या लिखते हैं? फ्लोरो। 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन।
तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, इसका बहुत सारा मात्रा ले लिया जाए और इसको क्या कर दिया जाए, बहुलीकरण करा दिया जाए। तो बहुलीकरण करने से क्या होता है हमारा, ये हो जाता है आपका CF2 यहाँ लिख सकते हैं CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, इस तरफ हम क्या कर देते हैं, पॉलीथीन जैसा क्या कर देते हैं, इस प्रकार से आगे कर देते हैं। तो नाम क्या हो जाता है हमारा, पॉली टेट्रा फ्लोरो और ये हो जाता है हमारा एथिलीन प्राप्त हो जाता है। इसी को टेफ्लॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको भाई हमारा, टेफ्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेफ्लॉन भी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बहुलीकरण करा सकते हैं। ये तो हम लोग क्या कर दिए हैं, कर चुके हैं, जो कि एक प्राकृतिक क्या होता है, बहुलक होता है। अब ये सब का उपयोग दिया गया है जितना आप पढ़े हो अभी, है ना, क्योंकि हम एथीन का उपयोग देख चुके थे, प्रोपीन का उपयोग देख चुके थे। अब हमको किसका उपयोग देखना है, PVC का। तो PVC का उपयोग जो होता है, ये प्लास्टिक की क्या होता है, शीशी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिरिंज बनाते हैं इससे, रेनकोट बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, जूते बनाया जाता है हमारा। ये सब बनाने में PVC का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो उपयोग याद रखेंगे आप। पॉलीस्टाइरीन जो हम पढ़े हैं, पॉलीस्टाइरीन है ना, जिसमें हम लोग जो है वाइनिल बेंजीन पढ़े थे, उसका बात कर रहे हैं। तो पॉली जो स्टाइरीन होता है, जैसे हम लोग जस्ट देखे थे इधर, है ना, ये पॉलीस्टाइरीन, ये हम लोग देखे थे पॉलीस्टाइरीन। तो इसका उपयोग जो होता है वो आपका दिया गया है। इसमें घरेलू सामान जैसे होता है प्लास्टिक वाला, उसमें बनाने में, खिलौना बनाने में, पैकिंग जो कार्य किया जाता है उसके लिए क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। उसके लिए अगर हम टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन जो होता है एक ऐसा एक बोल सकते हैं बहुलक होता है जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए इससे रसायन द्वारा प्रभावित न होने वाले पाइप, जैसे हमारा विद्युत मोटर जो होता है, ट्रांसफार्मर होता है, केबल होता है, उनमें विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस पर जो है रसायन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अलावा सबसे बेस्ट है वो है भोजन पकाने के बाद या भोजन पकाने वाले जो बर्तन होता है, जिसमें न चिपकने वाला बर्तन, नॉन स्टिक हम पैन बोलते हैं, ये भी किससे बनाए जाते हैं, हमारे टेफ्लॉन से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये टेफ्लॉन का उपयोग हो गया, ये पॉलीस्टाइरीन का उपयोग हो गया, ये हमारा PVC का उपयोग हो गया। एक हमारा पॉलीप्रोपिलीन जो है, इनका भी उपयोग देखते हैं। पॉली जो प्रोपिलीन होता है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के पैकिंग में किया जाता है। पॉलीआइसोप्रीन का जो है उपयोग अगर हम बात करें तो जूते हो गया, प्राकृतिक रबर हो गया, बरसाती हो गया, गेंद आदि बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे कुछ बहुलीकरण या उस बहुलक के हमारे कुछ क्या हो गया, हमारा उपयोग हो गया, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं और जान भी गए हैं। इतना में आपका एल्कीन का जो भी जो रासायनिक गुण था, है ना, वो सब क्या होता है, समाप्त होता है। सब कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे आपका नीट ट्वीट में भी ये सब चीज़ जो है पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो अभी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हमारा एल्कीन का क्या देखना है, यूज देखना है। यूज ऑफ क्या दिया है, हमारा एल्कीन दिया गया है। तो यूज ऑफ एल्कीन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एथिलीन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि एथिलीन से एक हार्मोन भी होता है ना, और जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, फलों को पकाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा एथिलीन जो होता है, एथिल अल्कोहल बनाने में, एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने में हम बनाए हैं, ये सब में प्रयोग किया जाता है ना। एल्कीन श्रेणी के निम्न सदस्य जैसे ईंधन के रूप में, प्रकाश उत्पन्न करने में, दीपक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एथिलीन बिल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एथिलीन ज्वाला भी प्रयोग की जाती है ना। एथिलीन ज्वाला में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा एल्कीन, प्रतिस्थापी एल्कीन बहुलीकरण से बहुत सारे जैसे पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, ऑरलॉन आदि क्या किया जाता है, इससे बनाया जाता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इतना में एल्कीन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। हम चलते हैं आगे एल्काइन के पास, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एथीन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण हमारा अभिक्रिया दिया गया है, जो हम क्या कर चुके हैं, सबको पढ़ चुके हैं। ये देखो, ये हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं एल्काइन के पास। हमने एल्केन देख लिया, हमने एल्कीन देख लिया,
अब हम चलते हैं किसके पास भाई, एल्काइन के पास। एल्काइन आप पहले पढ़ चुके हो इससे पहले लेसन में। एल्काइन इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। वैसे आप जानते हैं एल्काइन क्या होता है। तो एल्काइन एक कैसा हाइड्रोकार्बन होता है भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है पहला चीज़। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीक़े से बता सकते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो एल्काइन जो होता है वो एक क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड होता है हमारा, ट्रिपल बांड क्या होता है हमारा, पाया जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, आपका एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n माइनस क्या होता है हमारा 2 होता है, जिसमें n का मान 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 इस प्रकार से। इसलिए पहला जो सदस्य है वो C2H2, इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी कहा जाता है। ये इसका क्या होता है, प्रथम सदस्य होता है। कौन सा सदस्य होता है, प्रथम सदस्य है। ठीक है, प्रथम सदस्य इसमें दिया है कि इसका प्रथम सदस्य क्या है, एसिटिलीन है, जिसका सामान्य सूत्र C2H2 है। ठीक है, और इसलिए इसको एसिटिलिक बंध भी कहते हैं। और एल्काइन का सामान्य सूत्र आपको मैं बता दिया, CnH2n-2 होता है। हम पहले भी इसके बारे में क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, तो ज़्यादा और चर्चा नहीं करेंगे। एल्काइन का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। वैसे एल्काइन का नामकरण कई तरीक़े से लिया जा सकता है ना। ये जो एल्काइन है इसके प्रथम जो 3 सदस्य है, पहला जो होता है उसको एसिटिलीन बोलते हैं, मतलब C2H2 को एसिटिलीन बोलते हैं। फिर C3 3 दूनी 6 में 2 कम कर दो तो 4, इसको बोलते हैं एलिलीन। और उसके बाद हम लोग C4 है ना, 4 दूनी 8 और 8 में कम कर दो तो 6, क्रोटोलिन के नाम से जाना जाता है। तो हमको नामकरण करना है। नामकरण आप 2 तरीक़ा से कर सकते हैं, और वो क्या होता है हमारा, वो ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करें, या तो डायरेक्ट अपने दिमाग भी कर सकते हैं। तो पहले फार्मूला के बेस पर देखते हैं। तो जो एल्काइन होता है, एल्काइन, तो एल्काइन की बात करें तो इसमें जो आइन होता है ये हमारा सफिक्स होता है। जैसे इससे पहले में इन सफिक्स हुआ करता था, इसमें आइन सफिक्स होता है। और एल का क्या होता है हमारा, प्रीफिक्स होता है। और प्रीफिक्स क्या होते हैं, सब हमारे कार्बन के नाम होते हैं भाई। किसके नाम होते हैं, कार्बन के नाम, जो आप पहले से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फार्मूला में यूज़ करेंगे। जैसे कार्बन का जगह कितना रख दिया मैंने, 2, फिर हाइड्रोजन पहले से 2 है, और यहाँ पर 2 कर देंगे, -2 है। तो ओवरऑल कितना प्राप्त होगा, C2, ये 2 2 ने 4 है, बच 2 माइनस करोगे तो बचेगा तो उतना 2। तो इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो सफिक्स से क्या लगाएंगे, यहाँ से आइन लगाएंगे। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो नाम क्या हो जाता है हमारा, एथाइन हो जाता है। पहला वाला काम खत्म। फिर से अगर हम सूत्र का प्रयोग करें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ये हो गया। तो पूरा सूत्र प्रयोग करते हैं हम लोग, फिर देखेंगे। तो C3 2 इंटू यहाँ 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन का 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 में 2 कम कर दो तो कितना होगा, 4। आप सफिक्स प्रयोग क्या करेंगे, आइन का, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है आपका, प्रोपाइन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सूत्र का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जो है एल्काइन का नाम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3rd नंबर आएगा तो यहाँ से कितना लेंगे हम लोग, 4th ले लिए, तो 4 हो गया। फिर H2 इंटू 4 माइनस 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, तो 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, 6। तो सफिक्स से क्या लगाएंगे, आइन, और 4 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, ब्यू, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूला का यूज़ करेंगे, और सफिक्स से क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। भाई फार्मूला में जाएंगे तो आपका सफिक्स आइन, बाकी प्रीफिक्स आपको दिख रहा है। नहीं तो आप क्या करें, जितना कार्बन लें उतना कार्बन को पहले 2 से गुणा करें, और 2 से गुणा करने के बाद 2 माइनस कर दें, और सफिक्स से क्या लगा दें हम लोग, आइन लगा दें। जैसे मैं बोलूँगा 7, तो पहले क्या करो, 7 को 2 से गुणा करो, तो 7 दूनी 14, 14 में 2 कम कर दो तो कितना बचा, 12। तो आप सफिक्स से क्या लगाओ, चुपचाप आइन, और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, तो नाम क्या हो जाएगा, हेप्टाइन। ये डायरेक्ट है हमारा, है ना। मान लो आपको बोल रहा है 9 ले लिए, तो आपको क्या बोलना है, 9 दूनी 18, 18 में 2 माइनस कर दो तो कितना बचा, 16। सफिक्स से क्या लगाए, आइन, 9 को क्या बोलते हैं, नॉन,
तो नोनाइन हो गया हमारा। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से डायरेक्टली आप किया जा सकता है। तो हम 3 प्रकार से चीज़ देखे हैं, है ना, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप जितना कार्बन लें उसको 2 से पहले गुणा करें, और 2 से गुणा करने के बाद अगर आप वहाँ पर 2 जोड़ दें तो सफिक्स से क्या लगाएंगे, एन। आप जितना कार्बन ले रहे हैं उसको जस्ट डबल कर दें, अर्थात 2 से गुणा कर दें, और कुछ ना जोड़ें, जस्ट डबल करें अर्थात 2 से गुणा करें। तो आप सफिक्स से क्या लगाएं, इन। आप जितना कार्बन लें उसको 2 से गुणा करने के बाद 2 माइनस करें तो आप सफिक्स से क्या लगाएं, आइन। और बाकी प्रीफिक्स तो आपको दिखता है भाई, सब में प्रीफिक्स सेम ही रहता है, वो है कार्बन का नाम। तो बस 3 चीज़ आपको क्या करना है, याद में रखना है। 3 चीज़ कौन सा, जितना कार्बन लें उसको 2 से गुणा करने के बाद 2 जोड़ें तो आप सफिक्स से क्या लगाएंगे, एन। अब जितना कार्बन लें 2 से गुणा करके छोड़ दें, सफिक्स से क्या लगाएंगे, इन। और या जितना कार्बन लें 2 से गुणा करने के बाद 2 माइनस कर दें। ये जितना हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आप सफिक्स से क्या लगाएंगे, आइन। बाकी प्रीफिक्स सब में क्या है, एक जैसा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं भाई। किसको, ये जो C2H2 दिख रहा है इसको हम दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड को देख करके ही बता सकता है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो सामने में क्या लगा दो, आइन लगा दो सफिक्स के रूप में। 2 कार्बन आप जानते हैं, ये हो जाता है एथाइन। 3 कार्बन आपको दिख रहा है तो ये देखो CH3, ये हो जाता है 1 2 3, और ये हो जाता है CH। ट्रिपल बॉन्ड दिखे क्या लगा दो, आइन लगा दो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोप होता है तो प्रोपाइन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो इजी है, ठीक है। 4 वाला दिख रहा है हमारा, तो ये जैसे CH3, ये हमारा क्या है, CH3 दिया है। तो ये हमारा CH3, ये कितना हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या लगा दो, आइन लगा दो। तो CH3, C 1 2 3 C, और ये CH3 क्या लगाओ, आइन लगाओ। 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाओ, तो नाम क्या हो जाता है, ब्यूटाइन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, हमारा IUPAC नेम होता है, जो हम वहाँ पर कर दिए। तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। अब इसमें समवायता देखना है। किसमें समवायता देखेंगे हम लोग भाई, एल्काइन में समवायता। हम लोग समवायता देख चुके हैं, हर बार वही चीज़ आ रहा है। तो एल्काइन में समवायता, एल्काइन में क्या देखते हैं, समवयवता हमको क्या करना है, देखना है। और जानते हैं श्रृंखला समवायता में क्या होता है भाई, जिनमें अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर जो हमारा क्या होता है, कार्बन की जो स्थिति होता है उनमें जब परिवर्तन देखने को मिलता है उन्हें ही हम लोग श्रृंखला समवायता बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में पहले तो अणु सूत्र लिख लो। अणु सूत्र की अगर हम बात करें तो अणु सूत्र में क्या होता है, जैसे हमको दिया है C4 और ये दिया है 4 दूनी कितना हो गया हमारा 8, ये 6 दिया है, ठीक है। तो इसका अगर हम क्या लिखें, संरचना सूत्र लिखें, संरचना सूत्र लिखें अगर, तो संरचना सूत्र में क्या हो जाएगा, CH3, और ये कितना हो जाता है हमारा 1 2 3, और ये C, यहाँ पर हम लोग करते हैं CH3, C 1 2 3 C, और ये हो जाता है आपका CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइन हो गया। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम हो जाता है ब्यूटाइन। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, जैसे CH3, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं C और CH3, और यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 बॉन्ड में नहीं जम रहा है हमारा, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको 5 लेते हैं, कितना लेते हैं, 5 लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो हमने ले लिया C5, तो 5 दूनी 10, तो ये 8 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका संरचना सूत्र लिखेंगे। अगर संरचना सूत्र अगर हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर संरचना सूत्र भाई, यहाँ पर तो ये आप लिख सकते हैं CH3, CH2, C1 2 3, CH2 और CH3 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन, पेन हो गया, पेंट हो गया। 2 आइन, 2 हमारा क्या है, आइन। तो पेन 2 आइन है हमारा, पेन 2 आइन है, मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अगर इसी को हम लोग दूसरा तरीका से हम लिखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका CH3,
ये हो जाएगा इधर CH3, है ना, इधर CH हो गया, फिर ये 1 2 3 ये हो जाएगा आपका CH। तो देखो 5 कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर भी, उतना हाइड्रोजन है, 3 3 6 6 2 8 हमारा दिख रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, आइसोपेंटाइन बोल दो, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइन, पेंटाइन। तो आप देख रहे हैं कि श्रृंखला समवायता में क्या होता है, एक से अधिक यौगिक का जो अणु सूत्र होता है वो समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन की स्थिति क्या होता है आपको उसमें जब परिवर्तित दिखाई देता है, तो वो हमारा वहाँ पर जो समवायता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवायता कहते हैं। यहाँ पर एक चैन के रूप में है और एक में कार्बन जो है थोड़ा स्थिति में परिवर्तित हो गया है, तो यहाँ पर जो समवायता होगा उसे हम लोग बोलेंगे श्रृंखला समवायता। तो इस तरीक़े से श्रृंखला समवायता को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। इसको और तरीक़ा से लिखना चाहेंगे तो देखते हैं, लिखते बन जाता है अगर तो CH3 CH3 CH3, ये कितना हो गया हमारा, 4 कार्बन तो नहीं बनेगा, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये श्रृंखला समवायता हो गया। स्थान समवायता में क्या होगा भाई, स्थान समवायता में आपका जो है क्रियात्मक समूह रहता है, तो क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड खुद क्या है क्रियात्मक समूह के जैसा बिहेव करता है। तो स्थान समवायता में क्या होगा, यौगिक का अणु सूत्र समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र में ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति आपको क्या होगा, भिन्न भिन्न क्या होगा स्थिति में जब क्या होगा दिखाई देगा, तो वहाँ पर जो समवायता होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थान समवायता कहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग अणु सूत्र यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अणु सूत्र, तो इसी को ले लेते हैं C5H8, ये अणु सूत्र हो गया। और इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संरचना, हम क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। तो संरचना सूत्र में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, 1 2 3 C, और ये हो जाएगा आपका CH3। तो 3 2 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कौन से पोजीशन में है, पहले 1 2 3 4 5 में है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 आइन, कितने कार्बन है हमारा, पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 आइन, ये फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकेंड देखें तो CH3 है ना, फिर CH2, फिर CH2, 1 2 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा C, 1 2 3, और ये हो जाएगा आपका CH। तो यहाँ पर आप चालू करेंगे तो आप देखेंगे ये पहला नंबर में आ रहा है 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो ये किसका नाम क्या हो जाएगा, 1 आइन, है ना, और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट, तो पेंट 1 आइन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें दोनों यौगिक अणु सूत्र क्या है हमारा, समान है, बट जो ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति है उसकी स्थिति में क्या है आपको दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है। इसमें दूसरे नंबर में है, इसमें पहले नंबर में है। तो यहाँ जिस प्रकार से इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर दिखेगा आपका, वही आपका क्या होता है, स्थान समवायता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको स्थान समवायता को बता सकते हैं। और क्रियात्मक समूह होगा तो अलग अलग स्थिति को दिखाता है, तो इसमें तो नहीं है, उसमें हम लोग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसी को भी दिखा सकता है। तो ये हमारा हो जाता है हमारा क्रियात्मक समूह में क्या होता है, क्रियात्मक समवायता वो समवायता होता है जिसमें यौगिक अणु सूत्र क्या होता है हमारा समान होता है, लेकिन वो जो है एक से अधिक प्रकार की क्रियात्मक समवायता को क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। करके देखते हैं हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, अणु सूत्र ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अणु सूत्र अगर मान लो ले लेते हैं हम लोग क्या, C4, 4 दूनी 8 करके देखें, करके देखते हैं अगर हो जाता है तो फिर हम क्या लिखते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संरचना सूत्र। तो यहाँ पर जैसे मैं करूँ CH3 है ना, फिर क्या हो जाएगा हमारा CH डबल बॉन्ड, क्या करता हूँ मैं CH2, और ये क्या हो जाएगा हमारा CH3। तो 6 2 इसमें 8 तो आ जा रहा है हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर करते हैं तो इसमें फिर आपका 6 में तो नहीं आ रहा है, 6 में करके देखें, अगर 6 में करके अगर देखते हैं इसको, 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा आपका, और फिर जो है ये हो जाएगा आपका CH3, CH क्या करें, इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, तो ये 1 2 3, और ये हो जाता है आपका CH3।
ये हो गया आपका CH3, एक ये हो गया हमारा। अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C, इधर हम क्या कर देते हैं H, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड 1 2 3 H, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमारा दोनों यौगिक का अणुसूत्र सेम है, बट एक बार हमारा कौन सा दिखा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा है, और एक बार क्या दिखा रहा है, वो डबल बॉन्ड की स्थिति को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो वहाँ पर जो समवायता होता है वही हमारा क्या होता है, क्रियात्मक समूह युक्त समवायता होता है। मतलब ऐसा यौगिक जिनमें एक से अधिक यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। वही अणुसूत्र ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है, वही अणुसूत्र यहाँ पर डबल बॉन्ड को भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो समवायता होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समवायता। अब देखते हैं हम लोग वलय श्रृंखला समवायता। वलय श्रृंखला समवायता क्या होता है, जिसमें जो हमारा क्या होता है, यौगिक होता है, एक से अधिक यौगिक का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन उसका जो संरचना सूत्र लिखते हैं तो एक बार वो वलय स्थिति को शो करता है और एक बार रिंग स्थिति को शो करता है। तो वो जो समवायता शो होता है उसको हम लोग वलय श्रृंखला समवायता कहते हैं। जैसे अणुसूत्र अगर हम लिखें तो अणुसूत्र में क्या हो जाएगा आपका, अणुसूत्र में जैसे हम लोग लिख सकते हैं C, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4, और 4 दूनी 8, तो ये हम लोग कम कर दिए 6 हो गया। ये हमारा अणुसूत्र है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं। संरचना सूत्र अगर हम लिखें तो संरचना सूत्र में क्या होगा आपका, एक हो जाएगा आपका CH3, 1 2 3, 1 2 हमारा क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 C, और ये क्या हो जाता है CH3, इसका नाम क्या हो जाता है हमारा ब्यूटाइन। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा CH2 है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, या तो इसको हम ऐसे कर देते हैं CH2, ये हो जाता है C, इधर क्या हो जाता है CH2, यहाँ CH और यहाँ पर CH, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है साइक्लोब्यूटीन, साइक्लो, और इसका नाम क्या हो जाता है ब्यूटीन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दोनों यौगिक का अणुसूत्र क्या है हमारा, समान है, बट संरचना सूत्र में एक बार श्रृंखला को शो कर रहा है और एक बार जो है रिंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा समवायता होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा समवायता भाई, जो है वलय रिंग समवायता या वलय श्रृंखला समवायता कहा जाता है। तो समवायता खत्म हो गया। अब देखना है हमको त्रिआबंध की संरचना, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख देते हैं। वैसे आप जानते हैं त्रिआबंध की बात करें तो जो त्रिआबंध होता है, त्रिआबंध में आप देखेंगे यहाँ जैसे हम एथाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर सिग्मा बंध होता है, यहाँ पर सिग्मा बंध होता है, यहाँ पर सिग्मा होता है, और यहाँ पर 2 आपका क्या होता है, पाई बंध पाया जाता है। मतलब यहाँ पर टोटल 2 पाई, और सिग्मा की अगर हम बात करें तो 3 क्या होता है, यहाँ से सिग्मा बंध बनता है। किसमें, एथाइन में। एथाइन में 3 क्या होता है हमारा सिग्मा बंध, और 2 क्या बनता है आपका, पाई बंध बनता है। और अगर हम इसमें कार्बन की बात करें तो यहाँ पर संकरण कैसा होता है आपका, sp3 होता है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ संरचना की बात कर लेते हैं, किसका, C2H2 का। किसका बात करेंगे हम लोग, C2H2 का हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो होता है C2H2 की हमको क्या देखना है, संरचना देखना है। तो C2H2 में कार्बन का परमाणु क्रमांक तो आप जानते हो 1s2, 2s2, 2p2 होता है। तो यहाँ पर हम सामान्य अवस्था में इसी को ही रखते हैं। तो सामान्य अवस्था में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है 2s में, और आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2p में। ये हमारा 2px होता है, ये 2py होता है, ये 2pz होता है। अगर उत्तेजित अवस्था हम लोग देखें तो उत्तेजित अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है हमारा, जम कर जाता है। उत्तेजित अवस्था में 2s का 1 इलेक्ट्रॉन
उत्तेजित होकर के किस में चला जाता है, 2pz में क्या हो जाता है आपका चला जाता है। तो ये हमारा हो जाता है 2px 2py और 2pz, तो ये चला गया, ये 2p होता है। अब इसमें क्या होता है, ये एक कार्बन का हो जाता है हमारा, कितने कार्बन का होता है हमारा, एक कार्बन का है। ये हम जो अभी लिखे हैं वो कितना कार्बन का है, एक कार्बन का है। ऐसा हम लोग दूसरा कार्बन के लिए भी क्या कर सकते हैं, सेम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, इस प्रकार से समझा के बताते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, दो कार्बन के लिए करेंगे अगर, तो ये C1 कार्बन के लिए अगर बरूँ C1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s में हमारा इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा क्या होता है 2p। जब इसमें से एक जम कर जाएगा 2p में, तो ये कितना हो जाएगा 2px 2py और 2p क्या होगा z। तो यहीं पर जम करवा देते हैं डायरेक्ट, यहाँ से एक जम किया, ठीक है, और जम करके कहाँ चला गया हमारा, वो चला गया 2pz में। तो एक कार्बन के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन है तो दूसरा कार्बन के लिए भी सेम टू सेम होगा। तो ये हो गया 2s, ये हो जाता है हमारा 2s, और ये कितना हो जाता है हमारा 2p। तो 1 2 3, ये भी 2px है, ये भी 2py है, और ये हमारा 2p क्या है, z है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कार्बन का हो गया। अब दोनों कार्बन के पास जो है एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाता है इसका, ये हो गया एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इसके यहाँ पर आके जुड़ जाता है, वो 2s में न जुड़ करके 2px के साथ क्या होता है हमारा, जुड़ता है। तो उस स्थिति में p का एक कक्षक भाग ले रहा है तो एक, और सामने वाला s को भी लेते हैं, तो sp संकरण क्या होता है इसमें पाया जाता है। इन दोनों को हम लोग लेते हैं, तो इसलिए संकरण इसमें कैसा होता है हमारा, sp संकरण होता है। अब sp संकरण होने के बाद इसका जो हो, एक कार्बन के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है, दूसरे कार्बन के साथ भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करता है, अतिव्यापन कर लेता है। क्या कर लेता है हमारा, अतिव्यापन। जैसे एक कार्बन का 2s दूसरे कार्बन की 2s के साथ क्या करता है हमारा, समाक्षद व्यापन करता है, पाई बंध सिग्मा बंध का निर्माण करता है। अब इसका एक कार्बन का 2py कक्षक दूसरे कार्बन के 2py कक्षक के साथ, और एक कार्बन के 2pz कक्षक दूसरे कार्बन के 2pj कक्षक के साथ क्या करता है, पार्श्ववर्तीय व्यापन करता है, और 2 पाई का क्या करता है आपका निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा इसका संरचना बनता है। तो संरचना कैसे बनता है उनको हमको देखना है। तो जैसे एक हमारा कार्बन ये हो गया, इसके एक कार्बन के एक हमारा जो कक्षक होता है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, और दूसरा हमारा जो होता है वो दूसरे कार्बन के साथ क्या होता है, इस प्रकार से इसका 2s और इसका 2s, और ये कार्बन और ये हमारा क्या हो जाता है हमारा हाइड्रोजन, इस प्रकार से क्या होता है जुड़ा रहता है। तो चूँकि यही आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसकी जो संरचना होता है वो कैसा संरचना होता है हमारा, रेखी संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कैसा संरचना को, रेखी संरचना बनाता है। कैसा संरचना भाई हमारा, रेखी संरचना बनाता है। और चूँकि हमारा ये ऐसा है, टोटल 360 अंक का होता है, तो एक ऊपर को लेंगे तो 180 का क्या बनाता है हमारा, कोण बनाता है। 180 का क्या बनाता है हमारा, कोण का क्या करता है, निर्माण करता है। अब यहाँ पर 2p जो y छूटा है उसको आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 2px से छूटा है 2py, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक और ये हमारा 2, इधर हमारा 1 और ये हमारा कितना हो जाता है 2, सेम हमारा 1 और 2 और 1 और ये हमारा कितना हो जाता है हमारा 2। तो ये हमारा होता है 2px, ये 2py होता है, और एक हमारा 2p क्या होता है, z होता है। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मिनट, ये हो जाता है हमारा, इसको हम लोग जो है अच्छा से करते हैं। जो 2p क्या छूटा है हमारा, x और y छूटा हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हो गया, ये हो गया। सेम हमारा एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये हमारा क्या होता है 2py 2pz, ये होता है हमारा 2py 2pz। ये दोनों में छूटा हुआ है और ये दोनों हमारा होता है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये हमारा क्या होता है 2px। तो ये दोनों हमारे क्या कर लेते हैं, समाक्ष क्या कर लेते हैं, द्विव्यापन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, पार्श्ववर्तीय द्विव्यापन करते हैं। इसके साथ ये दोनों एक ही हैं हमारा, और एक जो है हमारे इसके साथ, इस तरीक़ा से। और कित पाई बन, 1 पाई ए और 1 पाई
ये दो पाई बंद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बट पाई बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ये दोनों खाली रहते हैं, इसलिए इसके संरचना कैसे होते हैं हमारे रेखीय संरचना, और बंद कोण क्या होता है आपका 180 होते हैं। और संकरण इसमें कौन सा पाए जाते हैं, sp संकरण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से इसके संरचना को भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इतना में लगभग आपका एल्काइन जो था वो आपका क्या हो गया, जो भी उसका सामान्य परिचय था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एल्काइन की वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइन दिया है। तो एल्काइन को हम दो भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनल, जिसको हम लोग जो है अंत्य बोलते हैं, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनल। तो दो प्रकार से हम क्या करते हैं, जो एल्काइन है उसको वर्गीकृत करते हैं। इसमें अब टर्मिनल किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनल क्या होता है, तो जब हमारा क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड अगर क्या होता है हमारा किसी भी यौगिक के अंतिम में पाया जाता है, इस प्रकार से अंतिम में होता है, मतलब पहला कार्बन पर होता है या अंतिम में पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल हम लोग कहते हैं, टर्मिनल एल्काइन बोल सकते हैं, ठीक है, एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। और अगर हमारा क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड अगर क्या होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के बीच में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्बाइन, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल कहा जाता है। तो यदि ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या होता है, बीच में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल। और अगर सिरों पर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। जैसे लिखा है हमारा के रूप में आधारित है, उनके त्रिबान्ध श्रृंखला के सिरे पर स्थित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, और सिरे के किसी भी यौगिक के बीच में हो तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, ये दो प्रकार से ये स्थिति शो करता है, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर क्या हो, बीच में हो तो नॉन टर्मिनल, और किनारे पर हो तो उसे टर्मिनल कहते हैं। और जो टर्मिनल हमारा जो कार्बन है, ये जो हमारा टर्मिनल कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिलिक हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब ये जो होता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, एसिटिलीन हाइड्रोजन। तो यहाँ लिख सकते हैं एसिटी हो गए, और इसके बाद क्या होता है, लीनिक हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये थोड़ा सा आप क्या करेंगे, याद में रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्गीकरण, क्या हो गया हमारा वर्गीकरण। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बनाने की क्या करते हैं, विधि देखते हैं। क्या बनाने का, हमारा एल्काइन बनाने का हमको विधि देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है परिचय किए खाली एल्काइन क्या है, एल्काइन को कैसे नामकरण किया जाता है, एल्काइन में समता क्या है, एल्काइन का वर्गीकरण क्या है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो एल्काइन है उस एल्काइन को कैसे बनाया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें एल्काइन बनाने के एक हमारा विधि दिया है, और ये रहने को प्रयोगशाला विधि है, जिसको हम लोग देखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, और इसके साथ हम लोग जल के साथ जब क्रिया करा देते हैं, जैसे दिया है कैल्शियम कार्बाइड दिया है, जल के साथ क्रिया करते हैं, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमको क्या होता है, एसिटिलीन गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन कहा जाता है, क्या होता है, प्राप्त होता है, और हमको प्राप्त हो जाता है। और इसके आधार पर हमको क्या करना है, देखना है। तो ये प्रयोगशाला विधि है, जिसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के आधार पर चित्र बनाते हैं, क्योंकि एक हमारा कैसा विधि है, हमारा प्रयोगशाला विधि है। कैसा विधि है हमारा, प्रयोगशाला विधि है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम लोग इस प्रकार से क्या लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ये हमारा सिंपल सा है, कोनिकल क्या ले लिए, फ्लास्क लेते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क के निचली सिरे पर, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रेत बिछा देते हैं। क्या बिछाते हैं हम लोग, रेत बिछा देते हैं। और फिर रेत बिछाने के पश्चात इसके ऊपर में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का जो टुकड़ा होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। उसके पश्चात इसके मुंह पर कार्क लगा के एक हम लगा देते हैं थिसिल फनल। क्या लगा देते हैं हम लोग, थिसिल फनल लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, फनल, थिसिल फनल लगाते हैं। और एक दूसरा हम लोग जो मुंह होता है उस पर हम क्या लगाते हैं, निकास नली लगाते हैं। और ये जो निकास नली होता है
इसको आगे डाल करके एक हम क्या करते हैं, पात्र से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसमें कैल्शियम सल्फेट क्या होता है हमारा, भरा होता है। इस प्रकार से क्या होता है हमारा पात्र होता है जिसमें हमारा क्या भरा होता है, कैल्शियम सल्फेट, जेली विलियन क्या होता है हमारा, भरा होता है। इससे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब इससे पुनः हम लोग ये क्या करते हैं, निकास नली निकालते हैं, और इस निकास नली को एक पानी से भरे क्या होता है हमारा जो पात्र होता है, इस पानी से भरे पात्र से क्या कर दिया जाता है, आपका जोड़ दिया जाता है। ये पानी से भरे क्या होता है, पात्र होता है, जिसमें गैस जार रखा होता है। क्या रखते हैं इसमें, गैस जार रखा होता है उल्टा करके, ठीक है। ये गैस जार होता है हमारा, कौन सा होता है हमारा, ये गैस जार होता है, और ये पानी से भरा होता है। इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या लिए, एक कोनिकल क्या लेते हैं भाई, फ्लास्क लेते हैं। ये हमारा कौन सा होता है, हमारा कोनिकल फ्लास्क, आपने देखा होगा कोनिकल फ्लास्क, ये होता है कोनिकल फ्लास्क, ये थिसिल फनल। आगे इससे हम क्या जोड़ देते हैं, निकास नली जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पात्र है जिसमें कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, भरा रहता है। आगे चल करके निकास नली, पानी से भरे पात्र जो होता है, इस पानी से भरे पात्र में गैस जार उल्टी रखा होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, या जोड़ दिया जाता है। फिर इस कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि ये जो कोनिकल फ्लास्क होता है उसमें हम क्या लिख के रखते हैं, रेत, रेत के ऊपर रहता है कैल्शियम कार्बाइड। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके H2O अर्थात पानी को हम क्या करते हैं, इस पर गिराते हैं। किस पर पानी गिराते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर हम लोग पानी को गिराते हैं। जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड पर पानी को क्या किया जाता है, गिराया जाता है, उनमें रासायनिक प्रक्रिया होता है, और रासायनिक प्रक्रिया को हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड, और ये हो जाता है आपका H2O। अब जानते हो H2O टूटता किस में है, H प्लस आयन, और OH क्या होता है, माइनस आयन में। कैल्शियम होता है प्लस, और कार्बाइड में कार्बन होता है माइनस। तो इस स्थिति में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ निकल जाता है, बट कैल्शियम किसमें हो जाता है, 2 होता है। तो ये हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस स्थिति में इसका मात्रा 2 ले लेते हैं, इसका भी मात्रा 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, निकल गया, Ca और OH निकल गया प्लस माइनस। तो इधर क्या बचा, 2 कार्बन बचा है, तो ये C2, इधर हाइड्रोजन 2 बचा है, इधर आके क्या हो जाता है हमारा H2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, या इसी को एथाइन भी कहा जाता है। तो ये हमारा होता है एसिटिलीन भी कहते हैं, नहीं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथाइन भी कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है, जो कि गैस अवस्था में रहता है। बट इस गैस में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, उसको दूर करने के लिए उसको हम लोग जो है कैल्शियम सल्फेट के हम लोग जेली विलियन से गुजारते हैं, जिनमें से कुछ अशुद्धियाँ क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और फिर जो है हमारा जो क्या होता है, एसिटिलीन जो गैस है, अर्थात एथाइन गैस है, वो पानी से भरे क्या होता है, पात्र में जाता है। चूँकि इसे पानी से भरे पात्र में जाता है, और पानी में अघुलनशील होने की वजह से ये ऊपर की ओर क्या करता है, हमारे इस प्रकार से बुलबुले के रूप में भगता है, और फिर गैस जार में जा कर के क्या हो जाता है, C2H2 क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, एल्काइन जो है प्राप्त हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, एल्काइन बनाने का प्रयोगशाला क्या कहलाता है, आपका विधि कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, एल्काइन बनाने की जो क्या होता है, जो प्रयोगशाला विधि है, उसको बता सकते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में आपको क्या करना है, सुंदर सा चित्र बनाना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, और थ्योरी आपको जैसे लिखना है, हम जैसे बोले हैं वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। फिर आने वाले जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग जो है और भी बहुत सारे एल्काइन बनाने की क्या दिया है, हमारा विधि दिया है, उनके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है।